दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। इस गांव की हवा में शांति थी, नदी के किनारों पर हरी धूप फैलती थी और चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ मानो गांव की रक्षा में खड़े रहते थे। यह गांव भले ही छोटा था, पर लोगों के दिल बहुत बड़े थे। इसी गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा जिसका नाम था अरण। अरण के पास धन नहीं था, भव्य कपड़े नहीं थे और ना ही उसके घर में विलासिता की कोई वस्तु थी। उसका घर मिट्टी का, पुराना और साधारण था, लेकिन उसके दिल में ईमानदारी, मेहनत और दया का खजाना था। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले जंगल जाता, गिरी हुई सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता, फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपने बूढ़े माँ बाप का पेट पालता। वह गरीबी से लड़ रहा था, लेकिन उसका स्वाभिमान उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। एक भव्य और विशाल महल में रहती थी एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी जिसका नाम था अवनी। अवनी की सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं थी, वह उसके स्वभाव, विचारों और दया में भी थी। उसकी आंखें शांत सरोवर की तरह गहरी थीं, उसकी चाल में कोमलता थी और उसके शब्दों में मधुरता। परंतु उसके जीवन में सुंदरता के साथ साथ बंधन भी थे। राजमहल की ऊंची दीवारें, कड़े नियम, पहरेदारों की निगरानी, यह सब उसे सोने के पिंजरे जैसा जीवन देता था। लोग सोचते थे कि राजकुमारी का जीवन सुखों से भरा होता है, पर सच में वह स्वतंत्रता चाहती थी। एक दिन जब अरण जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, तभी जंगल की शांति को घोड़ों की टापों की आवाज ने तोड़ दिया। उसने आश्चर्य से देखा, चमकदार रथ जंगल से होकर गुजर रहा था। यह असामान्य था, क्योंकि इस रास्ते से कभी राजघराने का कोई नहीं आता था। रथ के पर्दे के पीछे से एक नाजुक हाथ बाहर निकला और फिर धीरे से पर्दा उठा। अरण की आंखें स्थिर हो गईं। उसके सामने राजकुमारी अवनी थी। अवनी ने अरण को देखा, एक साधारण गरीब पर परिश्रमी युवक जो ईमानदारी से काम कर रहा था। उसके चेहरे पर ना कोई लोभ था, ना कोई शिकायत। वहीं अरण ने राजकुमारी की आंखों में जो देखा, वह अहंकार नहीं बल्कि कोमलता और अपनापन था। उनकी नजरें कुछ पल के लिए मिली और उन पलों में बिना कुछ बोले दोनों के हृदय में एक अजीब सी पहचान जाग उठी। लेकिन समय टिककर किसी के लिए रुकता नहीं। रथ आगे बढ़ गया, जंगल फिर से शांत हो गया, पर उनकी पहली मुलाकात ने कहानी को जन्म दे दिया। एक ऐसी कहानी जो अब उनकी किस्मत का रास्ता बदलने वाली थी। राजकुमारी अवनी उस दिन के बाद कई बार जंगल की ओर देखने लगी। महल की खिड़की से दूर पर्वतों को निहारते हुए उसके मन में एक अनजानी शांति उतर आती थी। उसे समझ नहीं आता था कि वह क्यों उस साधारण लकड़हारे की झलक को बार बार याद कर रही है। शायद इसलिए कि उसके जीवन में जो ईमानदारी, मेहनत और स्वाभाविकता उसने देखी थी, वह राजमहल की चमक दमक में कहीं नहीं थी। दूसरी ओर अरण भी उस दिन को भुला नहीं पाया। वह लाख कोशिश करता, पर उसकी आंखों में हमेशा उस कोमल मुस्कान की झिलमिलाहट उतर आती जो उसने जंगल में देखी थी। वह खुद से कहता, मैं कौन हूं? एक साधारण लकड़हारा। वह एक राजकुमारी है। यह भाव तो सिर्फ हवा में उड़ता धुआं है, मगर दिल की बात भला तर्क से कब रुकती है। कुछ दिनों बाद राजकुमारी अवनी ने तय किया कि वह जंगल एक बार फिर जाएगी। उसने अपने विश्वसनीय सेवक को कहा कि आज वह राजमहल के सख्त मार्गों से नहीं, बल्कि जंगल के रास्ते से सैर करना चाहती है। सेवक ने उसकी इच्छा को झुककर स्वीकार किया, क्योंकि राजकुमारी की इच्छा के सामने कोई नियम लंबा नहीं टिकता था। उस दिन जंगल में हल्की धूप थी, हवा ठंडी थी और पत्तों के बीच से छनती किरणें मानो सोने की चादर बुन रही थी। अरण लकड़ी काट रहा था कि अचानक उसने वही रथ देखा। उसके दिल में एक हल्की हलचल हुई, पर इस बार वह घबराया नहीं। रथ रुका, राजकुमारी उतरी और इस बार उनके बीच मौन नहीं बल्कि पहचान थी। अवनी उसके करीब आई और कोमल स्वर में बोली, तुम यहां रोज काम करते हो? अरण ने आदर से सिर झुकाया।
जी राजकुमारी, यही मेरा जीवन है। मिट्टी पर बैठ गई। सेवक स्तब्ध रह गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसके लिए एक बंधन था, फोड़ना था। अवनी ने कहा, मैंने हमेशा महल की खिड़कियों से दुनिया को देखा है, लेकिन आज मैं दुनिया को ऐसे देखना चाहती हूं जैसे तुम देखते हो। अरन चकित था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कोई राजकुमारी जो सोने के महल में रहती है, जंगल की मिट्टी में बैठकर सुकून कैसे पा सकती है। उन्होंने कुछ देर पेड़ों, पक्षियों और पहाड़ों की बात की। दोनों हंसे। दोनों के बीच एक स्वाभाविक अपनापन बह रहा था। पर कोई प्रेम कहानी बिना परख के पूरी कहाँ होती है। उसी समय शिकार के लिए निकला राजकुमार वीरांद, जो पड़ोसी राज्य का उत्तराधिकारी था, उधर से गुजरा। वह अवनी को देखकर चौंक गया। उसके साथ पहरेदार थे। उसने घोड़ा रोका और तीखे स्वर में पूछा, राजकुमारी, आप इस गरीब आदमी के साथ जंगल में क्या कर रही हैं? अवनी के मन में एक क्षण को अशांति उठी, पर उसने शांत स्वर में कहा, मैं किसी के साथ नहीं, प्रकृति के साथ हूं, और यह व्यक्ति गरीब है पर सम्मानित है। राजकुमार ने अरन को तिरस्कार से देखा। उसकी आंखों में ईर्ष्या, घमंड और क्रोध था। उसे लगा एक साधारण लकड़हारे ने उसकी प्रतिष्ठा को चुनौती दी है। उसने अरन से कहा, अपनी सीमा जानो। राजकुमारी जैसे लोग तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। अपने स्थान पर रहो। अरन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में सम्मान की अग्नि जल उठी। उस दिन के बाद अरन और अवनी दोनों के मन में एक अजीब सी हलचल रहने लगी। अवनी महल की खिड़कियों से बाहर फैले जंगल को देखने लगी, मानो वहां हवा में कोई पुकार उसका इंतजार कर रही हो। दूसरी ओर अरन जब भी जंगल जाता, उसे लगता कि पत्तों की सरसराहट, नदियों की धुन और पक्षियों की चहचहाहट उसके मन को उसी क्षण की ओर ले जाती है जब उसकी और अवनी की नजरें मिली थी। दोनों ही एक दूसरे को याद करते थे, पर यह याद शब्दों में नहीं, भावों में बसी थी। कुछ दिनों बाद अवनी फिर जंगल पहुंची। इस बार किसी शाही परेड की तरह नहीं, केवल अपने विश्वासपात्र सेवक के साथ साधारण पोशाक में। अरन लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। जब उसने अवनी को देखा, उसके हाथ थम गए, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट नहीं, बल्कि एक शांत सी प्रसन्नता चमक उठी। अवनी उसके पास बैठ गई, जमीन पर ही, बिना किसी संकोच या राजसी दंभ के। जंगल के बीचों बीच मिट्टी पर एक राजकुमारी का यूं बैठना किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोनों बातें करने लगे। बातें बहुत साधारण थीं, पेड़ों की, हवा की, नदी की, जीवन की, लेकिन उन साधारण बातों में एक गहरी आत्मीयता थी। जीवन में कठिनाइयां हैं, लेकिन मन सच्चा हो तो रास्ते अपने आप मिलते हैं। अवनी ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे राजकुमारी नहीं, बल्कि एक मनुष्य की तरह समझ रहा है। उनकी मुलाकातें अब स्वाभाविक होने लगी। उनके बीच प्रेम अभी नाम नहीं ले पाया था, पर उसके बीज जमीन में जम चुके थे। लेकिन दुनिया प्रेम को आसानी से नहीं स्वीकारती। उसी जंगल में एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार वीरांत पहुंचा, जो अवनी का विवाह प्रस्ताव लेकर आया था। उसने अवनी को अरन के साथ देखा तो उसकी आंखों में क्रोध और ईर्ष्या जल उठी। उसने अरन को नीची निगाहों से देखा और कठोर स्वर में कहा कि एक साधारण लकड़हारे की औकात नहीं कि वह राजकुमारी की ओर नजर उठा सके। अरन ने चुपचाप सब सुना, पर उसके मौन में उसके स्वाभिमान की शक्ति थी। राजकुमार ने जाकर राजा से शिकायत की। राज दरबार में खामोश तनाव फैल गया। राजा ने अवनी को बुलाकर पूछा कि क्या वह सच में उस गरीब व्यक्ति से मिलती है। अवनी ने बिना डर के उत्तर दिया कि हाँ, वह उससे मिलती है, क्योंकि वह सच्चा और निष्कपट है। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने आदेश दिया कि अब से अवनी जंगल नहीं जाएगी और महल की सीमाएं उसके लिए बंद कर दी जाएंगी। अवनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन में डर नहीं था। वह जान चुकी थी कि उसके हृदय में जो भाव है वह क्षणिक नहीं बल्कि सत्य है। पीपल। राजा के आदेश ने अवनी के जीवन की राह बदल दी। अब महल की दीवारें पहले से भी ऊंची और कठोर लगने लगी। उसे महल के भीतर ही सीमित कर दिया गया।
जहां पहले वह आंगन, बगीचे और मंदिर तक स्वतंत्रता से जा सकती थी, अब वहां भी पहरेदार उसकी हर चाल पर निगाह रख रहे थे। उसका कमरा, जिसकी खिड़कियों से कभी वह नीला आकाश और हरे वन देखती थी, अब उसे बंद पिंजरा लगने लगा था। बाहर की दुनिया वही थी, पर अवनी के लिए अब वह दूर हो गई थी। उधर जंगल में अरण अपनी दिनों की दिनचर्या निभाता रहा, पर अब उसके भीतर का सुकून जैसे खो गया था। वह पेड़ों के बीच घूमता, नदी के किनारे बैठता, हवा की आवाज सुनता, पर उसके मन में एक गहरी उदासी बसी रहती। अवनी का आना, उसकी मुस्कान, उसकी धीमी बोली, यह सब अब केवल स्मृति बन गए थे। अरण के हाथ तो लकड़ियां इकट्ठी करते थे, पर उसका मन अवनी की यादों में बसा था। वह जानता था कि दीवारें शरीर को कैद करती हैं, पर भावनाएं कैद नहीं होती। अवनी ने हार नहीं मानी, वह भीतर से और भी दृढ़ हो गई। उसने सोचा कि प्रेम केवल मिलने में नहीं, बल्कि प्रतीक्षा और विश्वास में भी जीवित रहता है। उसका हृदय शांत था, पर उसकी आत्मा जाग चुकी थी। वह जानती थी कि यदि उसका प्रेम सच्चा है, तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। उसने अपने मन में यह संकल्प ले लिया कि एक दिन वह अवश्य अरण से मिलेगी, चाहे कैसी भी बाधाएं उसके सामने क्यों न खड़ी कर दी जाए। लेकिन राजकुमार वीरांत की ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। उसे लगता था कि राजकुमारी के मन में अरण की याद उसका अपमान है। उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। उसने निर्णय कर लिया कि अरण को संसार से दूर कर देना ही इस समस्या का अंत है। एक दिन वह अपने सैनिकों के साथ जंगल पहुंचा और वहां अरण को नदी के किनारे शांत बैठे देखा। अरण की आंखों में थकान थी, पर हार नहीं। राजकुमार ने क्रोध में कहा कि वह अवनी को भुला दे, वरना परिणाम भयंकर होंगे। अरण ने सरल किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया कि प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे इच्छा से त्याग दिया जाए, वह तो आत्मा की श्वास जैसा है। राजकुमार यह सुनकर और क्रोधित हो उठा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अरण को पकड़कर महल ले जाया जाए। सैनिकों ने रस्सियों से अरण को बांधा, पर आश्चर्य यह था कि अरण ने विरोध नहीं किया। उसने संघर्ष नहीं किया, क्योंकि उसके मन में विश्वास था कि सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन व्यर्थ नहीं होता। जंगल स्थिर हो गया, मानो प्रकृति स्वयं इस क्षण को गंभीरता से देख रही हो। हवा धीमी हो गई, नदी की धारा मंद पड़ गई और पक्षियों की चहचहाहट भी थम गई। जब यह बात अवनी तक पहुंची तो उसको मन में हलचल मच गई। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे, लेकिन वह रोई नहीं। उसके भीतर जो प्रेम था, अब वह केवल भावना नहीं बल्कि शक्ति बन चुका था। वह केवल राजकुमारी नहीं रही, वह अब एक ऐसी नारी बन गई थी जो अपने प्रेम के लिए संघर्ष करने को तैयार थी। उसके हृदय में एक ही ध्वनि गूंज रही थी, मैं अरण को अकेला नहीं छोड़ूंगी, जो भी होगा सामना करूंगी। दिन बीतते गए। गांव में हर तरफ राजकुमारी और लकड़हारे अरुण की दोस्ती की चर्चा फैलने लगी। कुछ लोग इसे भगवान की लीला समझते थे, तो कुछ लोग इसे सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह। परंतु अरुण और राजकुमारी अवनी के लिए यह सब बातें महत्व नहीं रखती थी। उनकी दुनिया उन पलों में बसती थी जब वे एक दूसरे से बातें करते, हंसते या बस चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते। अरुण को इस बात की चिंता थी कि यह सब ज्यादा लंबे समय तक छुपा नहीं रह सकता। वह अक्सर सोचता, राजकुमारी किसी राजा या किसी राजकुमार की दुल्हन बनेगी, मैं उसके योग्य नहीं। लेकिन अवनी हर बार उसके मन की दीवारें तोड़ देती। वह कहती, जो मन के सुंदर हों वही योग्य होते हैं, और तुमसे अधिक सच्चे मन वाला मैंने कभी नहीं देखा। एंड पी एक दिन राज्य के सैनिक जंगल में अचानक निकल पड़े। उन्हें संदेह था कि राजकुमारी किसी से मिलने यहां आती है। खबर उन्हें महल की कुछ नौकरानियों से मिली थी, जिन्हें इस बात से जलन थी कि राजकुमारी आम लोगों से मिलती जुलती है। जंगल में सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज गूंजने लगी। अरुण को यह खबर एक चरवाहे लड़के ने दी, जो उनके प्रेम का गुप्त साथी बन चुका था। वह हाफते हुए बोला, अरुण भैया, सैनिक आ रहे हैं, जल्दी कहीं छिप जाओ। लेकिन अरुण ने अवनी की ओर देखा और बोला, मैं छिपकर तुम्हारे प्रेम को शर्मिंदा नहीं कर सकता।
अवनी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और बोली, तो आज सच सामने आएगा, चाहे नतीजा जो हो। कुछ ही क्षणों में सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। सैनिकों के मुखिया ने तलवार तानकर कहा, अवनी देवी, आप एक साधारण लकड़हारे से मिलकर राज्य का अपमान कर रही हैं। अवनी सीधी खड़ी रही। उसकी आंखों में ना भय था ना झिझक, बस दृढ़ था। उसने कहा, अपमान वह होता है जहां मन अपवित्र हो। इस युवक का हृदय निर्मल है और इस राज्य को ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है, ना कि उन लोगों की जो बस पद और धन के नाम पर नीच बन जाते हैं। सैनिक चुप हो गए। उनमें से कई तो ये जानते थे कि अवनी के शब्द सत्य है, लेकिन आदेश महाराजा का था और आदेश से ऊपर कोई नहीं। उन्हें मजबूरन अवनी को महल ले जाना पड़ा। अरुण पर उन्होंने तलवार नहीं चलाई, क्योंकि अवनी ने अपने हाथों को उसके सामने ढाल की तरह फैला दिया था। सैनिकों ने सिर्फ उसे अलग कर दिया। जैसे ही वे उसे महल की ओर ले जाने लगे, अरुण की आंखों में आंसू छलक आए। वह दौड़कर चिल्लाया, अवनी, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अवनी ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे पता है, मैं इंतजार करूंगी। इस दिन के बाद से अरुण ने जंगल में लकड़ियां काटना बंद कर दिया। उसने जंगल के लोगों को एकजुट करना शुरू किया। उसने गांव वालों को यह बताया कि जीवन में असमानता केवल सोच की वजह से है, जन्म की वजह से नहीं। जंगल के लोग, किसान, चरवाहे सब उसके साथ खड़े हो गए। अरुण की आवाज अब सिर्फ इंसान की आवाज नहीं थी, वह अन्याय के विरोध की आवाज बन चुकी थी। पूरा गांव उसका साथी बन चुका था और अब अरुण किसी साधारण लकड़हारे की तरह नहीं, बल्कि साहस और प्रेम के प्रतीक की तरह खड़ा था। उसके अंदर एक ही लक्ष्य था, राजकुमारी को उसके अपने अधिकार से मिलाना, ना कि ताज से, बल्कि स्वतंत्रता से। महल में लौटने के बाद राजकुमारी अवनी को अपने पिता महाराज सूर्यकांत के सामने पेश किया गया। राज दरबार में भारी सन्नाटा था। दीवान, सेनापति, मंत्री और सभी राजकर्मी मौन खड़े थे। महाराज ने गुस्से से लाल आंखों से अवनी को देखा। राजकुमारी होकर तुम एक साधारण लकड़हारे से मिलती रही? क्या यह हमारे कुल की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाती? राजकुमारी अवनी शांत थी, पर उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास की चमक थी। उसने कहा, पिताश्री, कुल की प्रतिष्ठा मनुष्य के कपड़ों, धन या राज सिंहासन से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कर्मों से होती है। अरुण एक सच्चा, ईमानदार और दयालु युवक है। उससे अधिक योग्य मैंने अब तक कोई नहीं देखा। महाराज क्षण भर के लिए रुके, लेकिन उनके भीतर राजधर्म का कठोर स्वरूप गूंज रहा था। उन्होंने कहा, राज्य व्यवस्था वंश पर आधारित होती है। यदि राजकुमारी आम लोगों से विवाह करने लगे तो राज्य की शक्तियां और सीमाएं टूट जाएंगी। अवनी ने तुरंत उत्तर दिया, पिताश्री, यदि राज्य का आधार जाति, जन्म और अहंकार पर है तो वह राज्य पहले ही टूट चुका है। राज्य तभी मजबूत होता है जब हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान मिले। यह सुनकर दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कई मंत्री सिर झुकाकर सोचने लगे कि राजकुमारी की बात में सच्चाई है। इसी बीच महल के फाटक पर जोरदार आवाजें सुनाई देने लगी। बाहर भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। किसान, मजदूर, चरवाहे, व्यापारी और गांव के साधारण लोग महल के सामने खड़े थे। उनके साथ था अरुण, लेकिन वह तलवार लेकर नहीं आया था। उसके हाथ में था एक कमजोर बूढ़ा किसान, जिसे वर्षों से अन्याय किया गया था। अरुण महल के सामने खड़ा होकर बोला, महाराज, मैं यहाँ प्रेम के लिए नहीं, न्याय के लिए आया हूँ। यदि राज्य में केवल ऊंचे जन वालों को सम्मान मिलता है और आम लोगों को दर्द, तो यह राज्य नहीं, अन्याय का किला है। सैनिकों ने तलवारें तान ली, पर भीड़ पीछे नहीं हटी। लोग अरुण के आगे दीवार की तरह खड़े थे। महाराज के सामने आज पहली बार प्रजा इतनी विशाल शक्ति में दिखाई दे रही थी। महाराज समझ गए कि यह केवल दो व्यक्तियों का प्रेम नहीं, यह सोच की लड़ाई है। लेकिन राजसी अहंकार अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने गरजते हुए कहा, तुम राज्य व्यवस्था को चुनौती दे रहे हो अरुण। यह अपराध है। अरुण ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, यदि अन्याय का विरोध अपराध है तो मैं यह अपराध हर जन्म में करूंगा। यह सुनकर सभा फिर शांत हो गई। राजकुमारी अवनी आगे आई। वह महाराज के सामने घुटनों पर बैठ गई।
लेकिन उसकी आवाज अब भी तेज, मजबूत और सत्य से भरी थी। उसने कहा, पिताश्री, यदि आपने मुझे जन्म दिया है तो मुझे मेरी सोच पर चलने की आजादी भी दे। यदि यह प्रेम अपराध है तो दंड मुझे अकेले दीजिए, लेकिन इतिहास गवाह रहेगा कि मैंने प्रेम को चुना, न कि अहंकार को। महाराज पहली बार हिल गए। उनकी आंखों में द्वंद्व, पीड़ा और महानता की आवाजाही होने लगी। लेकिन निर्णय अभी बाकी था। राजधर्म और पितृधर्म में टकराव अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। राज दरबार का वातावरण भारी था। शांत हवाएं भी जैसे ठहर गई थी। महाराज सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब कठोरता और असमंजस की मिश्रित छाया थी। उनकी आंखों में द्वंद्व था। एक तरफ राज्य का धर्म, परंपरा, राजवंश की मर्यादा, और दूसरी ओर अपनी पुत्री का सच्चा और निर्मल प्रेम। राजकुमारी अवनी उनके सामने खड़ी थी, सिर ऊंचा, चेहरा दृढ़, जैसे सत्य स्वयं खड़ा हो। दूसरी ओर अरुण महल के सामने प्रजा के बीच खड़ा था, बिना हथियार, बिना अभिमान, सिर्फ विश्वास और प्रेम के साथ। महाराज ने सभा की ओर देखा और पूछा, हे मंत्रियों, सेनापतियों और प्रजाजन, बताओ, क्या राज्य केवल वंश और कुल के आधार पर चलता है या न्याय और समानता पर? कुछ मंत्री पुराने विचारों के थे। उन्होंने कहा, राजकुमारी को साधारण युवक से विवाह करने देना राज्य की प्रतिष्ठा को छोटा कर देगा। लेकिन वहीं कई मंत्री और सैनिक, जो वर्षों से आम लोगों के जीवन को देख चुके थे, बोले, महाराज, यदि राज्य का कर्तव्य प्रजा की रक्षा और सम्मान है तो हमें सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देना चाहिए, ना कि जन्म को। यह सुनकर पूरा दरबार दो भागों में बंट गया। महल के बाहर खड़ी प्रजा एक ही स्वर में पुकार रही थी, न्याय, न्याय, न्याय। उनका स्वर राजमहल की ऊंची दीवारों को चीरकर महाराज के हृदय में उतर रहा था। महाराज धीरे से बोले, अवनी, मुझे डर है कि यदि मैंने यह बंधन तोड़ा तो आने वाली पीढ़ियों भी परंपरा तोड़ने का साहस करेंगी। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, पिताश्री, परंपरा तभी जीवित रहती है जब वो मनुष्य की भलाई के साथ चलती है। जो परंपराएं मन को बांध दें, वो परंपरा नहीं, कैद होती है। यह सुनकर महाराज का हृदय पिघलने लगा। वे सिंहासन से उठे और धीरे धीरे महल के द्वार तक पहुंचे। बाहर अरुण और हजारों लोग खड़े थे। महाराज ने ऊंचे स्वर में कहा, अरुण। अरुण आगे आया, पर उसके कदमों में किसी विजय का अहंकार नहीं था। वह शांत होकर बोला, महाराज, मैं आपकी बेटी को छीना नहीं चाहता। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि उसे जीवन साथी चुनने की आजादी मिले, और आप यह जान लें कि मैं महल, ताज या सिंहासन नहीं चाहता। मैं बस अपना प्यार चाहता हूं। इन शब्दों ने वह गांठ खोल दी जो वर्षों से महाराज के हृदय में बंधी थी। वे आगे बढ़े और पहली बार उन्होंने अरुण के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, राजकुमारी अवनी आज से केवल मेरी पुत्री ही नहीं, इस राज्य की आत्मा है, और आत्मा को कैद नहीं किया जा सकता। यदि वह तुम्हें चुनती है अरुण, तो यह विवाह होगा राज्य की सहमति से और आशीर्वाद के साथ। भीड़ खुशी से गूंजी। राजकुमारी अवनी दौड़कर बाहर आई। उसकी आंखों में चमक थी, सूरज की तरह उजली, नदी की तरह निर्मल। वह अरुण के पास आई और बिना कुछ बोले चुपचाप उसका हाथ थाम लिया। उस क्षण जैसे समूचा राज्य मुस्कुरा उठा। हवा में मानो मधुर मृदंग की धुन थी। प्रजा के चेहरे खिल उठे। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। यह तो बस पहला कदम था। प्रेम ने जीत तो ली थी, पर आगे पूरी दुनिया को बदलना अभी बाकी था। विवाह के बाद अरुण और अवनी का जीवन नए अध्याय में प्रवेश कर चुका था। परंतु यह जीवन केवल प्रेम और सुख दुख साझा करने का नहीं था, बल्कि पूरे राज्य के भविष्य को दिशा देने का था। महाराज सूर्यकांत धीरे धीरे राज्य की जिम्मेदारियां अरुण और अवनी को सौंपने लगे। अवनी ने शिक्षा पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। वह चाहती थी कि राज्य का हर बच्चा, चाहे वह किसान का हो या व्यापारी का, चाहे वह महल में जन्मा हो या झोपड़ी में, उसे सीखने, बढ़ने और सपने देखने का अधिकार मिले। उसने राज्य भर में गुरुकुल और पाठशालाओं की स्थापना करवाई, जहां ज्ञान जन्म के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर दिया जाता था। अरुण ने कृषि और श्रम व्यवस्था पर कार्य शुरू किया।
उसने किसानों से कहा, धरती मां है और किसान उसके पुत्र, परंतु जब तक किसान को उसका पूरा सम्मान नहीं मिलेगा, राज्य कभी समृद्ध नहीं हो सकता। उसने भूमि कर कम कर दिए, किसानों को बीज और जल के साधन उपलब्ध करवाए और ये अधिकार दिया कि कोई भी किसान बिना न्याय के अपनी भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे पूरे राज्य में हरियाली बढ़ने लगी, अन्न भंडार भरने लगे और लोग अधिक संतुष्ट और समृद्ध जीवन जीने लगे। राज्य में एक और परिवर्तन आया। अब राज्य दरबार केवल उच्च कुलीनों का नहीं था। अरुण ने कहा, राज्य की नीतियां वही बनाएंगे जो जनता की समस्याएं समझते हों। इसलिए गांवों, नगरों और खेतों से सच्चे, ईमानदार और परिश्रमी लोगों को दरबार में शामिल किया गया। यह देखकर वे लोग जो सदियों से अनदेखे रहे थे, पहली बार अपनी आवाज को महत्व में सुन रहे थे। धीरे धीरे राज्य में यह समझ विकसित होने लगी कि शासन शक्ति पद में नहीं, लोगों के विश्वास में होती है। राजकुमारी अब रानी अवनी और अरुण अक्सर शाम को जंगल के उसी पुराने स्थान पर जाते थे जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा था। वहां अब एक छोटा सा मंदिर बन गया था, न किसी देवता का, न किसी मूर्ति का, बल्कि सत्य, प्रेम और समानता की स्मृति का। वे दोनों वहां बैठते और अरुण कहता, अगर उस दिन तुम मुझसे बात करने न रुकती तो आज यह सब संभव नहीं होता। अवनी हंसते हुए उत्तर देती, नहीं अरुण, अगर उस दिन तुम डरकर पीछे हट जाते तो आज भी लोग दीवारों में बंधे होते। राज्य में लोग अब कहने लगे थे, पहले हम राजा के राज्य में रहते थे, अब हम अपने राज्य में रहते हैं। क्योंकि शासन अब उपदेशों से नहीं, समझ, सहयोग और प्रेम से चल रहा था। लेकिन बदलाव जितना सुंदर दिखता है, उतना सरल नहीं होता। हर नई सोच के सामने पुरानी सोच दीवार की तरह खड़ी रहती है और जल्द ही पुरानी परंपरा के समर्थक इस परिवर्तन को रोकने के लिए कदम उठाने वाले थे। समय बीतने के साथ राज्य में परिवर्तन तो दिखने लगा था, लेकिन हर परिवर्तन के साथ विरोध भी जन्म लेता है। कुछ लोग, विशेषकर वे जो कभी राजमहल की कृपा से सत्ता और अधिकार पाते थे, अब स्वयं को कमजोर और महत्वहीन महसूस करने लगे थे। उनमें मुख्य था सेनापति विक्रम, जो शौर्य में तो महान था, परंतु अहंकार में उससे भी अधिक बड़ा। वह मानता था कि राजकुमारी का विवाह साधारण लकड़हारे से होना राजवंश की शक्ति को कमजोर कर देगा। धीरे धीरे उसने अन्य मंत्रियों और उन लोगों को साथ जोड़ना शुरू किया जो परिवर्तन से असंतुष्ट थे। वे गुप्त बैठकों में कहते, राज्य आम लोगों को बहुत स्वतंत्रता दी जा रही है, एक दिन यह स्वतंत्रता राजसत्ता को समाप्त कर देगी। उनके मन में अरुण को हटाने की योजना जन्म लेने लगी। एक रात जब पूरा महल उत्सव के बाद शांति में सो रहा था, सेनापति विक्रम चुपचाप राजा सूर्यकांत के कक्ष में आया। उसने कहा, महाराज, अरुण राज्य के लिए खतरा बनता जा रहा है। लोग अब राजा नहीं, अरुण की सुनते हैं। राजा ने शांत स्वर में कहा, अरुण जो कर रहा है प्रजा की भलाई के लिए है, राज्य मजबूत हो रहा है। लेकिन सेनापति ने धोखे का तीर फेंका, परंतु महाराज, इतिहास गवाह है, जब प्रजा किसी एक व्यक्ति को अत्यधिक प्रेम देने लगती है तो वह व्यक्ति राज्य की व्यवस्था पर कब्जा कर लेता है। क्या आप चाहते हैं कि एक दिन आपका सिंहासन भी उसके हाथों में चला जाए? राजा चुप हो गए। वे अरुण पर विश्वास करते थे, लेकिन सिंहासन का भय सदियों से राजाओं के मन में जड़ की तरह होता है, जो हटना कठिन है। उधर गांव और राज्य में सब कुछ स्वाभाविक लगता रहा, परंतु एक दिन अचानक खबर फैल गई कि उत्तर पश्चिम सीमा के पास एक छोटा सा कबीला राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर रहा है। सेनापति ने इसे अवसर समझा। उसने कहा, अरुण, यदि तुम सच में राज्य की भलाई चाहते हो तो तुम स्वयं सेना का नेतृत्व कर उस विद्रोह को शांत करो। अरुण ने बिना संकोच यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं था कि यह विद्रोह वास्तविक नहीं, बल्कि सेनापति द्वारा रचा गया छल था। एक ऐसा जाल जिसमें अरुण को दूर भेजकर उसे अलग थलग किया जा सके। अरुण सेना लेकर उत्तर सीमा की ओर चला गया और महल में केवल अवनी और राजा रह गए। सेनापति ने अगला कदम उठाते हुए दरबार में अफवाह फैलानी शुरू की। अरुण विद्रोहियों से मिलने गया है,
वह स्वयं राज्य पर अधिकार करना चाहता है। धीरे धीरे कुछ लोग डरने लगे, कुछ संदेह करने लगे। राजा के मन में भी संशय की हल्की छाया पड़ गई। अवनी ने यह सब सुना तो उसकी आंखों में आग सी जल उठी। उसने कहा, जो लोग प्रेम को समझ नहीं सकते वे शक्ति और सत्य के अर्थ को भी नहीं समझ सकते। अरुण राज्य के लिए नहीं, सत्य के लिए लड़ रहा है, लेकिन साजिशें रुकने वाली नहीं थी। उस रात सेनापति ने आखिरी वार किया। उसने राजा को यह विश्वास दिला दिया कि राज्य पर कब्जे की साजिश हो रही है। भावनाओं, भय और भ्रम के मिश्रण ने अंततः राजा के हृदय को डगमगा दिया। सुबह होते ही आदेश जारी हुआ, अरुण को लौटते ही बंदी बना लिया जाए। अवनी की सांस रुक गई। विश्वास बनाम भय की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। प्रेम अब अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजरने वाला था। सेना की कठोर कर वसूली के कारण जंगलों में छिपना पड़ा था। अरुण ने उनसे शांति से बातचीत की, उनका दर्द सुना और तत्काल आदेश दिया कि उनकी भूमि और अधिकार उन्हें लौटाए जाएं। वहां कोई युद्ध नहीं हुआ, न कोई तलवार उठी, सिर्फ समझ, करुणा और न्याय ने समस्या का समाधान कर दिया। जब यह समाचार प्रजा तक पहुंचा, लोग अरुण को केवल एक नायक नहीं बल्कि एक न्यायकारी नेता के रूप में देखने लगे। लोगों की आंखों में उसके लिए श्रद्धा और विश्वास और गहरा हो गया। लेकिन अरुण को यह नहीं पता था कि महल में उसके बारे में अविश्वास की बुनियाद तैयार की जा चुकी है। कुछ दिनों बाद अरुण सेना के साथ वापस लौट रहा था। उसके मन में केवल एक ही चीज थी, अवनी के साथ फिर से उस शांति और प्रेम से भरे जीवन में लौटना। लेकिन जैसे ही सेना महल के द्वार पर पहुंची, अचानक सैनिकों ने उसे घेर लिया। तलवारों की नोकें उसकी ओर तनी थीं। अरुण आश्चर्यचकित और शांत खड़ा रहा। सेनापति विक्रम आगे बढ़ा और चिल्लाया, अरुण, तुम्हें राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने और विद्रोह भड़काने के अपराध में बंदी बनाया जाता है। अरुण हक्का बक्का रह गया। वह समझ ही नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। उसकी आंखों में चोट थी, बट भय नहीं। यह खबर बिजली की तरह महल में फैल गई। अवनी यह सुनते ही दरबार की ओर दौड़ी। उसके आंचल की पंखुड़ियां हवा में लहराती थीं, पर उसके पांवों में गड़गड़ाहट थी। जैसे ही वह दरबार में पहुंची, उसने देखा राजा सूर्यकांत कठोर और संदेह से भरे चेहरे के साथ बैठे थे और अरुण उनके सामने कैदी की तरह खड़ा था। अवनी ने बिना एक क्षण गवाए कहा, पिताश्री, यह अन्याय है। अरुण ने राज्य नहीं, सत्य की रक्षा की है। आपने जो आरोप सुना है वह झूठ है, एक छल। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, वह तूफान थी। लेकिन राजा का हृदय संदेह की धुंध में जकड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, अवनी, मैंने तुम्हारी बातों पर अभी तक विश्वास किया, लेकिन यदि अरुण निर्दोष है तो प्रमाण लाओ। अवनी की आंखों में गहरी पीड़ा झलकने लगी। वह जानती थी कि सत्य को साबित करना कठिन नहीं, लेकिन समय महत्वपूर्ण है और सेनापति इस समय का उपयोग राज्य को भड़काने के लिए करेगा। उस रात अवनी अकेले अपने कक्ष में नहीं सोई। वह महल के सबसे पुराने लेखागार में गई, जहां वर्षों से राज्य के निर्णय और आदेश दर्ज थे। उसने वहां वह सब साक्ष्य ढूंढने शुरू किए जो साबित करते थे कि सेनापति ने कर संग्रह में अत्याचार किए और विद्रोह उसके द्वारा रचा गया छल था। उसकी उंगलियां थक गईं, आंखें लाल हो गईं, लेकिन वह रुकी नहीं, क्योंकि वह सिर्फ प्रेम नहीं बचा रही थी, वह सत्य और न्याय बचा रही थी। उधर अरुण कारावास में बैठा था, शांत, मौन, लेकिन भीतर से दृढ़। उसे विश्वास था, अवनी आएगी। वह आएगी और अंधकार को चीरकर सत्य को प्रकाश में लाएगी। उसकी आंखों में नींद नहीं, आग थी। वह जान चुकी थी कि यह लड़ाई केवल अरुण को बचाने की नहीं है, यह राज्य के हृदय को बचाने की लड़ाई है। दफ्तरों में छिपी स्याही से लिखी सत्य की परछाइयों को वह एक एक कर रोशनी में ला रही थी। उसे एक ऐसा पुराना फरमान मिला जो सिद्ध कर सकता था कि सेना के कर वसूली आदेश को बदलने का निर्णय सेनापति विक्रम का था, राजा का नहीं। और इसी निर्णय की वजह से उत्तर सीमा के लोग कष्ट में थे। अवनी ने दस्तावेजों को संभाला और सुबह होते ही
महल के प्रहरी से कहा, आज दरबार लगेगा और आज सत्य सामने आएगा। उधर प्रजा में हलचल फैल गई। लोग जान चुके थे कि अरुण को बंदी बनाया गया है। वे किसी विद्रोह की तैयारी नहीं कर रहे थे, बल्कि न्याय की पुकार में एकत्रित होने लगे। किसान, शिक्षक, व्यापारी और यहां तक कि कुछ सैनिक भी खुलकर बोलने लगे, अरुण देशद्रोही नहीं, देश का रक्षक है। गांवों से लोग जुलूस की तरह महल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, सिर्फ विश्वास और अपने प्रिय नेता के लिए सम्मान। हवा में नारे गूंज रहे थे, न्याय दो, सत्य दो। पांचे राज दरबार लगा। सेनापति विक्रम पूरी शान और अहंकार के साथ खड़ा था, जैसे वह अब राज्य का सबसे बड़ा संरक्षक हो। सत्य कहां है और कौन है जो उनके सिंहासन के नीचे आग लगा रहा है? तभी अवनी तेज कदमों से दरबार में आई। उसके हाथों में दस्तावेज थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी स्पष्ट आवाज। उसने कहा, आज हम किसी व्यक्ति का नहीं, सत्य का न्याय करने आए हैं। वह राजा के सामने झुकी नहीं, वह राजधर्म और मानव धर्म दोनों के सामने खड़ी थी। अवनी ने दस्तावेज दरबार के मध्य में खोलकर पढ़ने शुरू किए। उनमें कर वसूली के आदेश, सेनापति के हस्ताक्षर और उन गांवों की शिकायतें दर्ज थीं, जहां से विद्रोह फैलने की बात कही गई थी। उसने समझाया कि विद्रोह वास्तविक नहीं था, वह जबरन बनाया गया भय था, और यह योजना पूरी तरह सेनापति की थी, ताकि अरुण को राज्य से हटाया जा सके। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। सैनिकों ने धीरे धीरे अपनी तलवारें नीचे कर दी। सेनापति विक्रम का चेहरा अब क्रोध और भय से भर गया। वह चिल्लाया, झूठ, यह सब झूठ है। राजकुमारी शासन में दखल दे रही है। लेकिन अवनी की आंखें तलवार की तरह चमक उठी। यदि सत्य को उजागर करना दखल है, तो यह दखल हर युग को चाहिए। सेनापति ने अंतिम प्रयास में तलवार खींच ली। अब उसी के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्हें अब समझ आ चुका था, जिस व्यक्ति के लिए लोग अपनी जान देने को तैयार हों, तब व्यक्ति के लिए नहीं, प्रेम और न्याय के लिए जीता है। महाराज सिंहासन से उठे। उनकी आवाज धीमी पर भारी थी। विक्रम, तुमने राज्य को बांटने का प्रयास किया। तुमने सिंहासन को नहीं, मेरे हृदय को धोखा दिया। उनकी आंखों में विश्वासपूर्वक तौर तुर रही है। उनकी आंखों में वर्षों पुरानी कठोरता कूट चुकी थी। अरुण, तुमने राज्य को जीता नहीं, तुमने इसे समझा है। यह राज्य अब तुम्हारे और अवनी के हाथों में सुरक्षित है। अरुण चुपचाप खड़ा था, पर उसकी आंखों में नम्रता थी, विजय का अभिमान नहीं। महल के बाहर खड़ी जनता की आवाज उठी, अरुण अवनी की जय, सत्य और प्रेम की जय। दरबार में सत्य की जीत के बाद पूरे महल में सन्नाटा और उत्सुकता पसरी हुई थी। सैनिकों ने सावधानी से सेनापति विक्रम को बंदी गृह ले जाया। उसकी आंखों में वही अहंकार अब घबराहट में बदल चुका था, पर आज की हवा में उसका भय डूब चुका था, क्योंकि जनता का विश्वास जाग चुका था। राजा सूर्यकांत ने गहरी सांस ली, मानो वर्षों से उनकी छाती पर पड़ा कोई बड़ा पत्थर हट गया हो। उन्होंने अरुण की ओर देखा। वह अभी भी शांत खड़ा था, सिर झुकाए, जैसे उसे अपने लिए नहीं, राज्य के लिए लड़ने पर गर्व था। राजा ने आगे बढ़कर अपने हाथों से अरुण की बेड़ियां खोली। यह दृश्य इतना गहरा था कि दरबार में उपस्थित कई लोग इस क्षण को जीवन भर याद रखने वाले थे। अरुण के मुक्त होते ही महल के बाहर प्रतीक्षा कर रही भीड़ में हलचल उठी। लोग आगे बढ़ने लगे, आंखों में आंसू, दिल में श्रद्धा। जब अरुण महल से बाहर आया, तो कोई उसके पैरों में गिरने लगा, कोई उसके हाथ चूमना चाहता था, कोई सिर्फ उसे देखने से संतोष पा रहा था। लेकिन अरुण ने सबको धीरे से रोका। मैं आप सब जैसा ही हूं। आपके विश्वास ने ही मुझे शक्ति दी। उसके ये शब्द जनता के हृदय में ऐसे गूंजे, जैसे किसी सूखी धरती को पहली बारिश छू ले। अवनी थोड़ी दूर खड़ी यह दृश्य देख रही थी। उसके चेहरे पर गर्व और प्यार दोनों एक साथ चमक रहे थे। उसने नहीं चाहा कि वह इस क्षण में आगे बढ़कर खड़ी दिखाई दे। वह चाहती थी कि यह विजय अरुण और उसके लोगों की दिखाई दे, क्योंकि वही इसकी आत्मा थे। लेकिन भीड़ में किसी ने उसे देख लिया और देखते ही देखते लोग उसके लिए जगह बनाने लगे।
अवनी धीरे धीरे चली और अरुण के पास आकर रुकी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, बिना बोले, बिना सवाल के, सिर्फ दिलों का संवाद। और यह संवाद इतना सच्चा था कि उसे किसी शब्द की आवश्यकता नहीं थी। राजा भी बाहर आए। वे अब उस कठोर राजा की तरह नहीं थे जो अपनी बेटी के भाग्य पर आदेश देता था, बल्कि उस पिता की तरह थे जिसने अंततः समझ लिया कि प्रेम राज्य को कमजोर नहीं बल्कि और अधिक शक्तिशाली बनाता है। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आज से यह राज्य भय से नहीं, न्याय से चलेगा, और न्याय वह चलेगा जो जनता का हो, न कि सत्ता का। लोगों ने जयकार की। राज्य का नवनिर्माण आरंभ हो। अरुण को अब समझ आ गया था कि उसका जीवन अब केवल अपनी जीविका के लिए लकड़ियां काटने का नहीं, बल्कि लोगों के दुख और बोझ को काटने का है। पैरेंथेसिस पर अवनी ने यह समझ लिया कि राजकुमारी होने का अर्थ सिंहासन पर बैठना नहीं, बल्कि सत्य के लिए खड़े होना है। उनकी कहानी अब प्रेम की कहानी नहीं रही। अब यह समर्पण, समझ और सेवा की कहानी बनने लगी थी। समय बीत गया। राज्य में परिवर्तन की हवा ने नई सुबह ला दी। अरुण अब कोई साधारण लकड़हारा नहीं था, लेकिन वह आज भी वही सरल हृदय वाला अरुण था जो अपने लोगों को खुद से आगे रखता था। अवनी अब केवल राजकुमारी नहीं थी, वह राज्य की संरक्षिका और जनता की सखी बन गई थी। दोनों ने मिलकर राज्य में ऐसे कानून लागू किए जिनसे हर गरीब, हर किसान, हर कारीगर को न्याय और सम्मान मिल सके। करों का बोझ घटाया गया। शिक्षा और चिकित्सा सभी के लिए खुली कर दी गई, और सेना को जनता की रक्षा के लिए समर्पित किया गया, ना कि सत्ता की रक्षा के लिए। गांवों में फिर से हंसी लौट आई। खेतों में सुनहरी बालियां नाचने लगी। बच्चों के खेल में खुशी की धुन सुनाई देने लगी। और राज्य में पहली बार लोग राजा को दूर से देखने की नहीं, उसके साथ खड़े होकर चलने की बात कर रहे थे। राजा सूर्यकांत शांत मन से सिंहासन पर बैठे रहे, लेकिन अब वह आदेश देने वाला शासक नहीं, बल्कि अपने बच्चों पर गर्व करने वाला पिता बन गया था। उन्होंने धीरे धीरे राज्य का कार्यभार अरुण और अवनी को सौंप दिया, क्योंकि उन्हें पता था भविष्य अब इन दोनों के हाथों में सुरक्षित है। अरुण और अवनी ने विवाह नहीं किया किसी भव्य आयोजन में, न लाखों दीपों के सजावट में। उनका विवाह हुआ वहां जहां प्रेम जन्मा था, जंगल की उस शांत झील के किनारे, जहां पहली बार अरुण ने राजकुमारी को पानी में अपना प्रतिबिंब देखते हुए पाया था। वहां केवल कुछ लोग थे, गांव के बुजुर्ग, किसान और वे बच्चे जो कभी अरुण के पीछे पीछे लकड़ियां इकट्ठा करने जाते थे। अवनी ने कोई रतन जड़ा आभूषण नहीं पहना। उसने एक साधारण फूलों की माला पहनी, जिसे अरुण ने अपने हाथों से बनाया था, और यही सादगी उनकी प्रेम की सबसे बड़ी शोभा बन गई। उनका प्रेम कभी शाही नहीं था, वह धरती जैसा प्रेम था जो मजबूत होता है, गहराता है और हमेशा फल देता है। वर्षों बाद लोग जब अपने बच्चों को कहानी सुनाते तो वे यह कहानी प्रेम की मिसाल के रूप में नहीं, बल्कि साहस और सच्चाई की मिसाल के रूप में सुनाते। वे कहते, यदि हृदय सच्चा हो तो जंगल का लकड़हारा भी राजकुमारी का जीवन बदल सकता है, और राजकुमारी भी राज्य का भाग्य। अरुण और अवनी ने किसी किले को नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जीता, और यही जीत सबसे महान होती है। राज्य समृद्ध हुआ, जनता सुखी रही, और आने वाली पीढ़ियां उनके नाम को सम्मान से बोलती रही। कथाएं समय के साथ बदलती हैं, पर कुछ कथाएं इतिहास नहीं बनती, वे आस्था बन जाती है।